Hello students, today we are going to continue our chapter number 9 of science, and that is light, and this is video number 5. So till now in this chapter we have studied about light, reflection of light, law of reflection, image formation in plane mirror, spherical mirror in which we studied about convex mirror as well as concave mirror. Then we studied about Cartesian sign convention. Then we proved how focal length is half of the radius of curvature. Then we studied of different kinds of ray, and we also studied about the ray diagrams related to convex mirror as well as concave mirror, and found how images are formed in both the mirrors. Then we studied about the uses of convex mirror as well as concave mirror. In previous video we studied about mirror formula and magnification. Now we are going to डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। तो हम देखिए रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या? व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। कि जब कभी लाइट रे जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि हवा से ग्लास के अंदर आ गया या पानी के अंदर चला गया, तो हवा से लाइट अब कहाँ गया है? पानी में गया है, या फिर किसी कांच में गया है, ठीक, या कि जो सॉलिड है उसके अंदर गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइट रे जो है वो अपने रास्ते से थोड़ा सा खिसक जाता है। दिस फिनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसी सिद्धांत को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट हैज़ इट्स स्पेसिफिक स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। कि देखिए लाइट जो है लगभग सीधी ही चलती है हर मीडियम में, और हर मीडियम में इसकी स्पीड में थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो मैंने आप पहले भी डिस्कस करते टाइम बताया था कि जो लाइट रे है वो हमेशा हर कंडीशन में स्ट्रेट नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी नए मीडियम में प्रवेश करती है तो जो उस मीडियम में मौजूद जो एटम्स होते हैं वो इसके लिए रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रास्ते से हल्का फुल्का छिटक जाता है, ठीक। तो लाइट जो है वो हमेशा से सीधा नहीं चल पाता। सो व्हेन लाइट passes थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स वेलोसिटी चेंजेस एंड डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ एंड कॉजेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो होता क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचने पर रुकावट ज़्यादा पैदा होने की वजह से जो लाइट है वो अपने रास्ते से थोड़ा सा खिसक जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसको आप समझना चाहें तो जब हम कोई गाड़ी तेज़ी से चला रहे होते हैं और एकदम से ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी स्किड होती है। सेम ऐसा ही लाइट के साथ होता है। तो आपको पता ही है लाइट रेज जो है करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रेवल करती हैं। तो जब इनके सामने कोई रुकावट पैदा होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये अपना रास्ते से हल्का सा भटक जाती हैं, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो देखिएगा, आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी यानी कि ग्लास या टम्बलर के अंदर अपन पानी भर लेते हैं और उसके अंदर स्ट्रॉ या पेंसिल जैसी चीज़ें डाल देते हैं तो वो हमें बेंड हुई दिखाई देती है। तो रीज़न क्या है कि होता क्या, लाइट रेज जो है वो आकर के टकराती हैं पेंसिल से, लेकिन जब वो लाइट रेज पानी में से निकल करके हवा में आती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, वो अपने रास्ते से बेंड हो जाती हैं। इनको सीधा जाना चाहिए था, सीधा ना जा करके बेंड हो जाती हैं, और बेंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। तो हमारी आंखें लाइट रेज को बेंड होता हुआ नहीं देख पाती हैं, वो उसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करती है। यानी कि एक्चुअल में लाइट रेज टकराई यहाँ यहाँ से हमारी आंखों में आई, लेकिन हमारी आंखें उसको पीछे की ओर प्रोजेक्टेड मानती हैं, और पीछे की ओर प्रोजेक्टेड मानने की वजह से जो पेंसिल बेसिकली यहाँ है वो हमें ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो रीज़न, ये कारण जो है, इसकी वजह से ही हमें पेन में पानी के अंदर जो चीज़ें हैं वो ऊपर की ओर उठी हुई या टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति है जो कि पानी में मछली का शिकार करने जाता है तो जो साफ उथला पानी होता है उसे मछली साफ दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में जब मछली होती है वो जहाँ होती है वहाँ उसकी इमेज नहीं दिखाई देती, पानी में ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। तो हम जैसे नौसीखे लोग अगर भाला लेकर के या धनुष बाण लेकर के शिकार करने जाए मछली का तो मछली नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि सालों की प्रैक्टिस के बाद ही जा करके पता लगता है लोगों को कि अगर मछली आपको इमेज के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है तो वो यहाँ ना हो करके यहाँ होगी, और यहाँ भाला फेंक के मारोगे तब जा करके ही मछली आपके पकड़ में आएगी। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो कि हमें डेली लाइफ में देखने को मिलता है। ऐसे ही आपने देखा होगा सिक्का वगैरह आप टब में डाल दें तो और उसको देखें तो सिक्का जो है हवा में उठा हुआ दिखाई देता है।
तो ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हमें ऐसा दिखाई देता है। तो अब देखिएगा रिफ्रैक्शन को हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो देखिए उसके लिए हम क्या लेंगे, एक ग्लास स्लैब लेंगे, यानी एक कांच का टुकड़ा लेंगे चौकोर सा, और उस कांच के टुकड़े के चारों ओर PQRS नाम से एक बाउंड्री बनाएंगे। तो देखिए ये चीज़ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि यही सब चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं आगे जाके, लेकिन मैं आपको एक बार पहले समझा देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसा एक ग्लास का स्लैब लिया, उसके चारों ओर PQRS नाम से बाउंड्री बना दी है। जब आप ऐसा कर लें तो इस स्लैब को हटा दें। स्लैब को हटा करके कोई पॉइंट ले लें, ओ से एक इंसिडेंट रे खींचें जिसे LO माने। जब आप LO एक बार बना लें तो इस O पॉइंट पे ही नॉर्मल भी बना लें। जब आप ये काम कर लें तो आप ग्लास स्लैब को उठा करके वापस से यहाँ पर रख दीजिएगा, जो कांच का टुकड़ा था उसको वापस रख दें बाउंड्री के अंदर ही। और फिर क्या करना है आपको, जो आपने LO इंसिडेंट लाइन खींची है उसके ऊपर 2 पिन लगाने हैं, X1 और X2। और उसके बाद आपको क्या करना है, कांच के दूसरी तरफ आ जाना है, और कांच की और कांच के अंदर से हमें एक्चुअल में दोनों पिंस को देखना है, और एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाना है, और तब तक जाना है जब तक कि एक पिन के पीछे दूसरा पिन जो है वो छुप नहीं जाता। जब ऐसा हो जाए तो आपको एक और पिन लेना है जिसको हम X3 नाम देंगे, और इस पिन को इस तरीके से रखेंगे कि इसके रखने के बाद हमें ये दोनों पिन दोबारा दिखाई नहीं देने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, चौथा पिन लेंगे जिसको X4 नाम देंगे, और X4 नाम लेकर के उसको फिर से लगा देंगे, और इस तरीके से लगाएंगे कि अब इसके लगने के बाद ये शुरू के तीनों दिखने नहीं चाहिए, यानी कि ये सारे पिन हमें जब नज़रों से हम देखेंगे एक दूसरे के पीछे होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए। जब ये काम हो जाए तो आप फिर से स्लैब को हटाइएगा, और ये जो X3 और X4 पिन है इसको हटा करके उस पॉइंट से गुजारते हुए एक लाइन खींचिएगा, तो वो जा करके O1 पे टकराएगा। इस O1 पे एक और नॉर्मल बनाइए, और O1 और O को आपस में मिला दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि एक Z, हल्का सा Z जैसा आकार बन रहा है। अब आपने क्या करना है, जो X1 और X2 वाली जो लाइन थी, यानी कि जो हमारी इंसिडेंट रे थी, उसको बिल्कुल सीधे खींचना है। तो सीधे खींचोगे तो देखोगे कि आपकी जो लाइट है, जो रे है, ये ऐसे जा रही है, जबकि जो हमारा डायग्राम है, जो एक्चुअल में पिन की सिचुएशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आ रही है, जबकि टेढ़ी मेढ़ी लाइन थी ही नहीं, होनी तो एक दूसरे के सीध में थी, है ना, क्योंकि हमें तो बिल्कुल सीध में दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से लाइन टेढ़ी मेढ़ी हुई है, उसके पीछे कुछ तो गड़बड़ है। तो हुआ क्या था कि जब हम पिन को यहाँ रख करके ग्लास में से इसको देखते हैं तो होता क्या है, रोशनी जो है पिन से टकरा करके इस ग्लास के अंदर आती है। ग्लास के अंदर आते ही क्या होता है कि जो लाइट रे है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि रेयर मीडियम हवा से ग्लास में यानी सॉलिड मीडियम में आया, यानी रेयर मीडियम से सॉलिड मीडियम में आया। तो जब कभी लाइट रे आपके रेयर मीडियम से सॉलिड मीडियम में आती है, तो ऐसे में जो लाइट रे है वो इस तरफ जाने की जगह, इस तरफ जाने की जगह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी कि नॉर्मल की तरफ आ जाती है, यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस टाइम बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। वैसे तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए थे, ये और ये बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डेंस मीडियम में आते ही जो लाइट रे है वो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अब चूंकि लाइट रे जो है आगे ट्रैवल करेगी, और ट्रैवल करते हुए आगे की ओर आएगी, तो अब ये इंसिडेंट रे है हमारे लिए कुछ देर के लिए। तो डेंस मीडियम से यानी कि घने मीडियम से हल्के मीडियम में, यानी विरल मीडियम में, यानी रेयर मीडियम में हवा में आते ही लाइट रे जो है फिर से नॉर्मल से दूर भाग जाएगी, यानी कि अब की बार जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा होगा, किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। तो इस डायग्राम से, इस एक्सपेरिमेंट से हम कह सकते हैं कि अलग अलग मीडियम में लाइट रे जो है अलग अलग ढंग से मुड़ जाती है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, वहीं पे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है या रिफ्लेक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें मैंने बोली है वही चीज़ें लगातार अब आप देखते जाएंगे। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, कि जब कभी कोई लाइट की किरणें हैं वो एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती हैं, तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा खिसक जाती हैं। दिस फिनोमिनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
और ये जो सिद्धांत है लाइट का, इसे ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, कि हम इस चीज़ को दिखाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन अ वाइट शीट ऑफ पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, कि आप एक वाइट बोर्ड, जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर पेपर लगा करके उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रख दें। ड्रॉ द बाउंड्री पी क्यू आर एस ऑफ द ग्लास स्लैब, की ग्लास स्लैब के ऊपर पी क्यू आर एस नाम से जो आप बाउंड्री बना दें। रिमूव द ग्लास स्लैब, ड्रॉ एन इंसिडेंट रे एल ओ ऑन पी क्यू। तो और कह रहा है कि आप एक जो ग्लास स्लैब है उसको हटा करके एल ओ नाम से एक इंसिडेंट लाइन खींचे या रे खींचे जो कि पी क्यू को ओ पे काटे, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल बनाना है। तो अब देखिएगा, ड्रॉ द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एम एन थ्रू ओ, ठीक, कि एक नॉर्मल बनाए जो कि ओ से होकर के गुजरे, उसका नाम एम एन रखना है। अब कह रहा है फिक्स टू पिन x1 एंड x2 ऑन इंसिडेंट रे एल ओ, देन प्लेस द ग्लास स्लैब विद इन द बाउंड्री पी क्यू आर एस। तो देखिए, मैंने कहा था कि जब आप एक इंसिडेंट रे एल ओ बना लेंगे तो x1 और x2 नाम से दो पिन जो हैं उसके ऊपर इस तरीके से गाड़ रहे हैं कि वो एक दूसरे के पीछे आ जाएं। और उसके बाद वो जो कांच का टुकड़ा था उसको वापस उठा करके बाउंड्री के अंदर ही रख देना। लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ ग्लास स्लैब, फिक्स टू पिन x3 एंड x4 सच दैट यूर आईज एंड ऑल द पिन आर इन वन स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि जब आप ऐसा करें, करने के बाद आप ग्लास स्लैब के पीछे की तरफ आएं और x3 और x4 नाम के पिन को इस तरीके से फिक्स करें कि ये सारे पिन आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने हो, एक दूसरे के आगे पीछे हो, यानी कि एक ही पिन एक टाइम में दिखाई देना चाहिए, बाकी के कोई पिन दूसरे नहीं दिखाई देना चाहिए, ना तो अगल बगल से ना ऊपर से, यानी बिल्कुल एक दूसरे की सीध में होने चाहिए। अब कह रहा है रिमूव द ग्लास स्लैब एंड द पिन्स, मार्क द पॉइंट x1 x2 x3 x4 एंड जॉइन O1। अब कह रहा है कि ग्लास स्लैब को हटाने के बाद जो x1 और x2 है, जो पिन वगैरह जो जो हटाए थे आपने, उनको उनकी जगह नाम दे दें x1 x2 x3 x4, ठीक। और उसके बाद जो दो नॉर्मल्स हैं, पहला जो नॉर्मल O पे मिल रहा था और दूसरा जो नॉर्मल है जो अब O1 पे मिलेगा, तो इस O और O1 को आपस में मिला देना है। तो यानी कहने की बात ये है कि यहाँ पे जो नॉर्मल N1 N1 है, यहाँ पर ये एस आर पे मिलेगा, एस आर पे जो पॉइंट होगा उसे हम O1 नाम देंगे। तो O1 और O को आपस में मिलाना है हमने। जब हम ऐसा कर लेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ M1 N1 नॉर्मल एंड ऑल्सो एक्सटेंड x1 x2 लाइन एज शोन इन फिगर। तो एक बार M1 N1 नॉर्मल बना लें तो x1 और x2 जो हमने पहली दूसरी पिन लगाई थी, उस पिन से जो हमने इंसिडेंट रे बनाई थी, उस इंसिडेंट रे को बिल्कुल सीधे आगे की ओर बढ़ा दें। तो बढ़ाने पर क्या होगा, आप साफ साफ देख सकते हैं कि x1 से x2 का जो पॉइंट को मिलाते हुए हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो देखिएगा, हिसाब से तो हमें जो पिन थे वो इस लाइन पे दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि बीच में गड़बड़ हुई है, ठीक। यानी कि रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रेज जो है अपने रास्ते से भटकी हैं, जिसकी वजह से लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो देखिएगा, इससे हमने क्या पाया, द अबव एक्सपेरिमेंट शो दैट द व्हेन ray of light enter from rarer medium to denser medium, then they bent toward normal। तो देखिए, इससे एक बात ये पता लगी कि रेयर मीडियम से, यानी कि हल्के मीडियम से डेंस मीडियम यानी कि सघन मीडियम में जब कभी लाइट प्रवेश करती है तो लाइट रे जो है नॉर्मल की ओर आ जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ऐसे when the ray of light enter from denser medium to rarer medium, then the ray bent away from normal। और इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो छोटा हो गया, कम हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो ऐसे ही जब आपका जो डेंस मीडियम होता है उसमें से लाइट जो है रेयर मीडियम में, यानी कि ग्लास स्लैब में से हवा की ओर निकलती है, तो ऐसे में जो लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर हो जाता है, अवे हो जाता है, ठीक। यानी कि आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब की बार ज़्यादा होगा किसके मुकाबले, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा पहले के। So we can say that with the help of activity that when a real light passes from one medium to another medium, then it deviates from its path. This phenomenon is called refraction of light। तो देखिएगा, साफ साफ पता लग रहा है इस एक्टिविटी से कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्का सा अपने रास्ते से भटक जाती है, और इस सिद्धांत को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली इंडेक्स इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो बेसिकली क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड का रेशियो, लाइट की स्पीड का रेशियो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करने पर। यानी कि दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड के बीच में जो अंतर देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जो रेशियो हमें लाइट की स्पीड को के अंदर देखने को मिलता है, यानी परिवर्तन देखने को मिलता है दो अलग अलग मीडियम में कंपेयर करने पर, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो देखिए, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है साधारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो ऐसे में हम लाइट की स्पीड का कंपैरिजन करेंगे वैक्यूम और दूसरे मीडियम में, यानी हवा या सॉलिड या लिक्विड में लाइट की जो स्पीड है वो क्या है? वैक्यूम के कंपैरिजन में वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन मान लो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता और यहाँ पे लाइट की जो स्पीड है वो वाटर होता, यानी कि दो अलग अलग मीडियम में होता, तो उस केस में हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट की बात हो तो वैक्यूम की बात होगी और किसी एक मीडियम की। ठीक, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब बात हो तो दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर एज फॉलो। कि तो देखिए, जो हमने एक्टिविटी की उससे कुछ लॉज निकल के आए। क्या क्या लॉ निकल के आए? व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम देन द रे बेंड टुवर्ड नॉर्मल। कि जब कभी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो जो लाइट है वो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। When the ray of light enter from denser medium to rare medium, then the ray bent away from the normal। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो लाइट रे है वो डेंस मीडियम से होता हुआ किसी रेयर मीडियम में प्रवेश कर रहा है, यानी किसी सॉलिड या लिक्विड से एयर की ओर जा रहा है या सॉलिड से लिक्विड की ओर जा रहा है, यानी कि डेंस से रेयर की ओर जा रहा है, तो ऐसे में जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम में पहुंचते ही नॉर्मल से दूर हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा दूर की ओर, यानी कि एंगल ज़्यादा बना लेगा। अब इसके अलावा तीसरा रूल क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। कह रहा है कि चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, या फिर आपका नॉर्मल हो, या फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो, ये चारों के चारों चीज़ें एक ही प्लेन में एक ही जगह पे मौजूद होगा। फिर रेशियो ऑफ, ये स्नेल्स लॉ है जो कि एक्चुअल में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से निकल के आया है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा के बारे में पढ़ा होगा, साइन एंगल्स है ना, साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री पे अलग अलग वैल्यूज देखे होंगे। तो ऐसे ही जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसकी साइन वैल्यू का रेशियो जो होगा वो बेसिकली कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट ही जो बेसिकली स्नेल लॉ कहलाता है। यानी कहने की बात ये है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए है, तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे एंगल, तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये जो कांस्टेंट है यही स्नेल लॉ कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके आगे, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इन मीडियम 1। तो एक्चुअल में ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअल में आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही मेंशन करता है, यानी कि एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो क्या है वो हमें कांस्टेंट बताता है, और यही कांस्टेंट बेसिकली क्या कहलाता है? स्नेल का लॉ कहलाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए स्नेल का लॉ तो सिर्फ इतना लिख के आना, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल लॉ। Sin I divided by sin R is equal to constant, and this constant is called refractive index of medium 2 in medium 1। Now example of refraction, कि हम एक्चुअल में एग्जाम्पल के रूप में रिफ्लेक्शन कहाँ देख सकते हैं? तो देखिएगा, अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट हमें दिखाई जो देता है, यानी कि एक्चुअल में हमें सुबह सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, तो सूरज जहाँ पे भी दिखता है वो एक्चुअल में वहाँ असल में मौजूद नहीं होता। ऐसे शाम को सूरज के डूबने के बावजूद भी सूरज जो है हमें आसमान में दिखाई देता है। तो ये कैसे दिखाई देता है? ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। कैसे? सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय सन डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच
वी कैन सी सन इन स्काई इवन व्हेन सन इज एक्चुअली नॉट राइजन। तो होता क्या है कि सन जो होता है वो हॉरिजॉन से नीचे की होता है। हॉरिजॉन वो होता है जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है, अक्षांश, ठीक। तो इसके ऊपर ही हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, इसके नीचे नहीं दिखाई देती। तो सूरज बेसिकली हॉरिजॉन के नीचे होता है, लेकिन इससे निकलने वाली जो लाइट रेज हैं वो चारों दिशा में आती हैं। तो चारों दिशाओं में जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे होता हुआ ये बैंड होकर के हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो हम यहाँ खड़े होते हैं लेकिन हमारी आंखों तक ये रोशनी पहुंच जाती है, जबकि सूरज नीचे है, जबकि नहीं दिखना चाहिए। लेकिन बेंड होने की वजह से हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमारी आंखें जो हैं इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करती हैं और सूरज जो है बेसिकली हमें यहाँ दिखाई देता है। यानी सूरज होता एक्चुअल में यहाँ है लेकिन दिखाई यहाँ देता है, ठीक। सेम ऐसा ही शाम के टाइम भी होता है। इन सेम मैनर व्हेन सन सेट्स द लाइट ऑफ सन गेट रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड वी कैन सी सन इवन आफ्टर द सनसेट इन द स्काई। कि सूर्य के अस्त होने के बाद सूरज से निकलने वाली जो रोशनी होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, लेकिन बेंड होकर के फिर हमारी आंखों में आता है। लेकिन हमारी आंखें उसे पीछे की ओर प्रोजेक्ट करती है उस रोशनी को और हमें सूरज जो है यहाँ दिखाई देता है। नहीं, सूरज एक्चुअल में यहाँ होता है लेकिन दिखाई यहाँ देता है। तो ये सब हमारे लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो देखिएगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाती है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पानी वाला हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये हवा वाला हिस्सा है। तो देखिएगा, जब नॉर्मली आप इंसिडेंट रे जो है, लाइट रे जो जा रही होती है एक मीडियम से निकल करके रिफ्रैक्ट होकर के जब निकल जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल से जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो थोड़ी सी दूर चले गई, यानी कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा कम है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिफ्रैक्शन जो कि हमें दो अलग अलग मीडियम में देखने को मिला। लेकिन थोड़ा सा केस चेंज कब होता है? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड इन सच अ मैनर दैट रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू सरफेस which separate both the medium is called critical angle, and in this situation angle of refraction is always equal to 90 डिग्री। यानी कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है इसको आप मैं एंगल बढ़ा दूं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दूं, तो अब मैंने थोड़ा सा इसके पैरों को पकड़ के खींच के ऊपर की ओर कर दिया है, तो अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका बढ़ गया है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। तो यानी कि ये जो एंगल अभी आर है ये और बढ़ करके इस तरफ हो जाएगा। लेकिन हमें इसको इतना बढ़ाना है एंगल ऑफ इंसिडेंस को कि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल आ जाए किसके? आपके दोनों मीडियम्स के। यानी कि जो आपकी हवा है और ये जो पानी है इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर अगर आपका रिफ्रैक्टेड रे आ गया तो हवा से रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसे ही आपका डेंस मीडियम से आपके रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो जब इस तरीके से रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनाती है तो हम इस तरह के एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि इंसिडेंस रे को इतना कम से कम इतना बढ़ाया जाता है कि रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो दोनों मीडियम्स हैं उनके पैरेलल हो जाती है, उनके बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, यानी कि 90 डिग्री हो जाती है। तो हम उस तरह के एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन यही क्रिटिकल एंगल को बढ़ा दिया जाए, यानी कि एक्चुअल में एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया जाए और इतना बढ़ा दिया जाए कि अब ये जो पानी में से लाइट रे गई थी वापस पलट के पानी में ही आ जाए। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड इन सच अ वे दैट रिफ्लेक्टेड रे कम बैक इन द डेंसर मीडियम अगेन देन इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरीके से बढ़ा दें कि जो लाइट है जो रिफ्रैक्ट हुई है वो वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो हम इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, तो उसे हमें पता होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दिया जाए कि रिफ्रैक्टेड रे है वो सेम मीडियम में ही वापस आ जाए। तो क्या कहते हैं इस तरह का जो रिफ्रैक्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब बात करें डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। तो देखिएगा, व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म देन वी कैन गेट अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर। कि जब कभी लाइट रे जो होती है वो किसी प्रिज्म्स के यानी कि कांच के टुकड़े में से होकर के गुजरती है तो लाइट जो है वो अपने 7 रंगों में
छितर जाता है। ठीक है, यानी कि लाइट की आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलती है, यानी कि रंगों का एक कलरफुल बैंड देखने को मिलता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 7 रंगों का होता है जो प्रिज्म से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कलर ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से जो हमारी सफ़ेद रोशनी है उसका अलग अलग रंगों में छितर जाना, सेपरेट हो जाना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। और न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि जो सनलाइट होती है वो 7 अलग अलग रंग से बना हुआ होता है। द सीक्वेंस ऑफ कलर इन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय विबगयर विच आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो देखिएगा, विबगयर शॉर्टकट है ये याद रखने का कि जो कलर बैंड्स हैं वो किस सीक्वेंस में आती है। यानी कि कभी भी आप चाहे अपने इंद्रधनुष को देख लें, तो इंद्रधनुष का जो सतरंगी रंग होता है वो भी डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो वो क्यों होता है? बारिश होती है तो बारिश की जो बहुत महीन बूंदें होती हैं, जो भाप होती है, वो हवा में होती है। तो जब लाइट रेज उसमें से होकर के गुजरती है तो जो पानी की बूंदें हैं लाइट को डिस्पर्स कर देती हैं 7 कलर्स में। तो वो 7 कलर का जो सीक्वेंस है हमेशा डिस्पर्शन ऑफ लाइट में सेम ही होता है। और वो किस सीक्वेंस में होगा? सबसे पहले आपको वायलेट कलर दिखाई देगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू कलर दिखाई देगा, फिर ग्रीन कलर दिखाई देगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा और सबसे लास्ट में रेड दिखाई देगा। अब ये कलर इस तरीके से होते क्यों हैं अलग? तो उसके पीछे रीज़न ये है। तो अभी लाइट रे आई, लाइट रे जो है आपके प्रिज्म से होकर के गुजरी, तो जैसे ही अपने मीडियम में जाएगी इसके जो लाइट रेज हैं वो अलग अलग स्पीड होने की, यानी अलग अलग लाइट रेज की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग होती है। तब लाइट की स्पीड के अलग होने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है हमें ऊपर दिखाई दे जाता है, वो रेड कलर का होता है, और वायलेट कलर जो है वो सबसे धीमा होता है। तो देखिएगा, स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट इन एनी मीडियम, हेंस वायलेट रे बेंड द मैक्सिमम टुवर्ड नॉर्मल एंड रेड रे बेंड मिनिमम आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है कि सारे कलर्स जो होते हैं वो बेंड होते हैं किसी भी मीडियम में प्रवेश करते ही, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो होती है रेड की और सबसे कम स्पीड जो होती है वायलेट की होती है। तो रेड कलर जो होता है वो सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, यानी उसका रास्ता जो है वो हल्का सा बेंड होता है। वहीं पे वायलेट जो होता है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, इसी वजह से उसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा बेंड भी होता है। और परिणाम स्वरूप जो है हमें ये अलग अलग कलर 7 कलर देखने को मिलते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। In next video we will study about lens, and that will be our last video. Till next video, bye.